आज हम आयुर्वेद के एक छोटे से टॉपिक अस्थि शारीर की बात करेंगे। अस्थि शारीर बेसिकली ऑस्टियोलॉजी को बोलते हैं। ऑस्टियोलॉजी दो टर्म से बना हुआ है, ऑस्टियो प्लस लॉगस, अर्थात स्टडी ऑफ बोन। क्यों? क्योंकि ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और लोगस का मतलब होता है ऑफ स्टडी, मतलब जिसकी स्टडी की जाए। तो बोन्स की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और ऑस्टियोलॉजी को ही क्या बोलते हैं? अस्थि शारीर बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? अस्थि विज्ञान, अस्थि संस्थान, या इसको हम बोनी सिस्टम, या फिर हम इसको स्केलेटन बोल सकते हैं। ठीक है। अब जानते हैं अस्थि क्या है। शरीर जो होता है, मनुष्य का शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कौन कौन सी होती हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो अस्थि क्या है? बेसिकली अस्थि जो है धातु है। कौन से नंबर वाली? ये 5th नंबर पे आती है। पहले रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी, सप्त धातु। ठीक है। तो अब अस्थि होती कैसी है? अस्थि 5वीं धातु है, स्थिर होती है, कठिन होती है, और ये अंग प्रत्यंगों को आधार और आकार कौन प्रोवाइड करवाता है? शरीर के अंग प्रत्यंगों को आधार और आकार कौन दिलवाता है? अस्थि प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। अब इसी को आगे करते हैं। अस्थि का परिचय अभी जो मैंने बताया वही लिखा है। सप्त धातुओं में से एक है। कौन सी धातु है? 5वीं धातु है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती है। इसमें 5वीं धातु कौन सी? अस्थि है। अस्थि पिंजर को क्या बोलते हैं? स्केलेटन। मैंने बताया भी था कि अस्थि विज्ञान, अस्थि संस्थान, बॉडी सिस्टम या स्केलेटन कुछ भी बोल सकते हैं। मांस, स्नायु आदि अस्थि से जुड़ी रहती हैं। ये भी फैक्ट है कि ये शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार और आधार देती है। किससे जुड़ के? मांस, स्नायु आदियों से जुड़ के। और अस्थि से बने कोष्ठ में, अब ये कह रहा है कि जो अस्थि पंजर है, मतलब स्केलेटन सिस्टम है, उसके कोष्ठ में क्या क्या रहता है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं सेफली, मतलब ये क्या काम कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो यकृत, लिवर, वक्र, किडनी, मस्तिष्क, हेड, ब्रेन, फुफ्फुस, लंग्स, हृदय, हार्ट आदि अवयवों का स्थान है। और ये क्यों स्थान देता है इनको? क्योंकि ये क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का काम भी करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे निरुक्ति। किसकी? अस्थि की। अश्यते क्षिप्यते इति अस्थि, अर्थात जो अधिक समय तक स्थिर रहे, है ना। अश्यते क्षिप्यते इति अस्थि, और या जिसे फेंका जाए उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थि बोलते हैं। तो अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक समय तक अपना ही रूप में जो धारण रहती है उसको हम क्या बोल देते हैं? अस्थि बोलते हैं। ये इसकी निरुक्ति हो गई। अब सुश्रुत अपने शारीर संख्या व्याकरण, मतलब शारीर स्थान के 5वें अध्याय शरीर संख्या व्याकरण शारीर में बोलते हैं, अभ्यंतर्गते सारे यर्था तिष्ठन्ति भुरुहा अस्थि सारे सथा देहा घ्रियन्ते देहिनां ध्रुवम् तस्मात् चिर विनिष्टेषु त्वग्मासेषु शरीराणाम् अस्थिनि न विनश्यति साराण्येन तानि देहिनाम्। अर्थात शरीर के सारे अंग प्रत्यंग, मतलब जो भी शरीर के त्वचा, मांस आदि सब अवयव हैं, अंग हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। लेकिन तस्माद चिर विनष्टेषु त्वग्मासेषु शरीरम, मतलब ये जल्दी नष्ट हो जाते हैं। अस्थि ना विनश्यति, और अस्थि क्या होती है? इसका विनाश नहीं होता और लॉन्ग टाइम के लिए ये रह जाती है। तो इसी की निरुक्ति में भी हमने देखा था, अश्यते क्षिप्यते इति अस्थि, मतलब जिसको अधिक समय तक जो जैसा अपना रूप धारण करे रहती है उसी को हम अस्थि बोलते हैं। तो मृत शरीर को जमीन में दबा देने पर, मतलब जब हम अभ्यंतरगते, हम जब मृत शरीर को जमीन में दबा दें तो कुछ दिनों के बाद वह मिट्टी खोदकर देखी जाए तो उसमें रस, रक्त, मांस, मेद, मतलब ये सारी धातुएं क्या होंगी? धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। शरीर की अन्य धातुएं नाम मात्र अवशेष वहाँ नहीं दिखता। अर्थात
और अस्थियां वैसी ही मिलती हैं। तो अस्थियां कैसी मिलती हैं? वैसी ही मिलती हैं। लिखा भी अस्थियां विनश्यति, अस्थियां कैसी होती हैं? विनाश नहीं होता। इसीलिए कहा है कि वह अधिक समय तक स्थिर रहती हैं, क्योंकि शरीर की रचनाओं में सबसे कठिन अंश वही हैं। तो अस्थि कैसी होती हैं? सबसे कठिन या कठोर। तो अब अस्थि की परिभाषा क्या हो जाएगी? स्थिर, कठिन तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार तथा आधार प्रदान करने वाली रचनाएं क्या बोलती हैं? अस्थि बोलती हैं। अभी हमने पहले भी इसको बता दी। अब इसको देख लेते हैं। द हार्ड टिश्यू फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो हार्ड टिश्यू है, क्या करता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है बॉडी का। और ए वाइट हार्ड सबस्टेंस विच कंस्टिट्यूट द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। और वाइट हार्ड सबस्टेंस है जो क्या करता है? स्केलेटन बनाता है। उसी को हम क्या बोलते थे? अस्थि बोल देते हैं। अब अस्थि कैसे निर्माण होता है, मतलब अस्थि का उत्पत्ति कैसे होती है ना? तो हम पहले देखे हैं कि जो धातुएं हैं जो होती हैं, धातु जो होती हैं, है ना, हमने आहार खाया तो उसमें से जो सार भाग, रस भाग जाएगा, वो क्या बनाएगा? रस। आहार रस जो क्या बनाता है? रस, रस की उत्पत्ति करता है। अब रस से क्या बनता है? रस फिर से दो भाग में टूटता है, एक सार भाग और एक किट भाग, है ना। किट मतलब मल भाग और सार भाग उसका अच्छा भाग। तो वो क्या बनाता है? वो रक्त बनाता है। ऐसे ही जब रक्त टूटता है तो क्या बनता? रस, रस आगे जाके क्या बनता है? मांस, और मांस आगे जाके मेद, और मेद से क्या बनता है? अस्थि। मेद से अस्थि बनने में क्या क्या चीज की जरूरत लगती है? पहला तो मेदाग्नि, मतलब हर धातु अपनी अग्नि और महाभूतों के संघात से अगले धातु का निर्माण करती है। तो मेद से अस्थि बनने में क्या क्या चीज का जरूरत होती है? एक तो मेदाग्नि और दूसरा पृथ्वी अग्नि का संघात। किससे? वायु के साथ। मतलब पृथ्वी अग्नि वायु जब संघात करती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? अग्नि का। तो लिखा भी गया है पृथ्वी वय अगन्य अनिलादिना संघाता स्व ऊष्णाम कृता। स्व ऊष्णा का मतलब क्या है? खुद की ऊष्मा। किसकी? मेद की। तो मेद की ऊष्मा को क्या बोलेंगे? मेदाग्नि। खरत्वम क्या प्रोवाइड करती है? खरता। प्रक्रोप तस्य जायते अस्थि ततो नृणाम, मतलब चरक चिकित्सा में 15वें अध्याय में लिख रहा है कि पृथ्वी अग्नि और वायु का संघात होने से और मेद अग्नि के मिलने से जब खरता पैदा होती है, उससे क्या, किसका निर्माण होता है? अस्थि का निर्माण होता है ना। और अगर सुश्रुत में देखें तो सुश्रुत सूत्र स्थान के 14वें अध्याय यानी शोणित वर्णनीय अध्याय में बोलते हैं कि रसा द्रक्तम ततो मासम मासान मेदम प्रजायते मेदसु अस्थि ततो मज्जा मज्जा शुक्र तु जायते। अर्थात रस से किसका निर्माण होता है? रक्त का। ततो मासम, और रक्त से किसका होता है? मांस का। मांस से मेद का, मेद से अस्थि का। तो मेदो अस्थि जायते, तो मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। तो चरक ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। चरक ने बोलता है कि मेद से अस्थि तो निर्माण होती है, लेकिन उसमें किस किस चीज की जरूरत होती है? मेदो अग्नि और वायु, पृथ्वी और अग्नि का संघात। ठीक है, बस इतना सा याद रख लेना। इस वाले श्लोक को याद कर लो, बहुत काम आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अस्थियों का स्वरूप कैसा होता है, मतलब अस्थियाँ दिखती कैसी। हम बहुत पढ़ चुके हैं इसको, शुरू से देख रहे हैं हम कि अस्थियाँ सबसे कठिन भाग होती हैं। इसीलिए तो ये लॉन्ग टाइम के लिए भी अगर किसी इंसान को ज़मीन में गाड़ के रख दो, मेरे शरीर को, तो उसमें सारी धातुएं नष्ट हो जाएंगी, लेकिन अस्थियाँ फिर भी बची रहती हैं। तो शरीर का सबसे अधिक कठिन भाग क्या है? अस्थियाँ। इनमें गुण कौन कौन से होते हैं? ये गुरु होती हैं, खर होती हैं, कठिन होती हैं, स्थूल होती हैं, स्थिर होती हैं और मूर्तिमान होती हैं। मूर्तिमान जिनको दृष्टि से देखा जा सके, जिनको हम देख सकें, वैसी होती हैं। ठीक है, इसी कारण इन गुणों से ये शरीर को धारण करने वाला। अब ये क्या क्या काम करती हैं? पहला, शरीर का धारण करती हैं। मज्जा की पुष्टि करने वाला। क्यों? यहाँ पे देख लो, मेदो अस्थि ततो मज्जा। अस्थि से किसका निर्माण होता है? मज्जा का। तो मज्जा की पुष्टि करने वाला एवं मांस का आलंबन करने में समर्थ होती है। देखो, जैसे एक पिलर है, उसके सहारे हम जैसे हमने सीमेंट लगा दी तो उससे क्या बन जाएगा? एक खंबा तैयार हो जाता है। ऐसे ही अस्थियां क्या करती हैं? मांस को सहारा प्रोवाइड करती हैं। आलंबन मतलब उसको, मतलब मांस को क्या देती हैं? सहारा देती हैं। ठीक है, तो जिससे पूरे शरीर का निर्माण होता है। उपरोक्त गुणों के कारण अस्थियों को कैसे गुणों की होती है? पार्थिव होती है। इन सभी गुणों के कारण, मतलब गुरु, खर, कठिन, स्थूल, स्थिर, मूर्तिमान, ये सब किसके गुण हैं?
पृथ्वी के गुण हैं, पृथ्वी महाभूत के, इसीलिए इनमें कैसा सबसे ज़्यादा महाभूत की प्रधानता किसकी होती है? पार्थिव महाभूत की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हमने बोल दिया पार्थिव गुण की महाभूत प्रधानता होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी महाभूत से ही बनेगी, तो पंचभौतिकता तो होगी। तो अस्थियों की पंचभौतिक रचना कैसी होती है? तो हम देखेंगे, हमने देखा है पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी तो हम देख लिया, पृथ्वी तो पार्थिव गुण से तो ये प्रधान होती है। अब देखो अस्थियों की पंचभौतिक रचना, तो मतलब अस्थियों में जो 5 भूत होते हैं, पंच महाभूत होते हैं, वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो आकाश महाभूत की वजह से देखो अस्थियां कैसी होती हैं, हमने देखा अस्थियां बीच में से हॉलो होती हैं, हॉलो होने का मतलब पोरस। तो जो आकाश का गुण क्या है? खालीपन, है ना, तो खालीपन। तो अस्थियों में जो छिद्रित होना, अस्थियां जो छिद्रित होती हैं मतलब पोरस होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं? आकाश महाभूत की वजह से। छिद्रिष्ट मतलब स्पॉन्जी होती हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? आकाश महाभूत की वजह से। और इसी में से क्या निकल जाती हैं? छिद्रित होने की वजह से, पोरस होने की वजह से इसमें क्या निकलती है? रक्त वाहन नलिकाएं इसमें से गुजरती हैं। अब वायु का काम कैसा होता है? वायु जो काम करती है उसको वृद्धि करने का, पुनर्उत्पादन और परिवर्तनशीलता, मतलब जो हड्डियां जो होती हैं, मतलब बोन जो होती हैं, उनमें वृद्धि, ग्रोथ कौन करवाता है? वायु। और पुनरुत्पादन मतलब रीजनरेशन का काम कौन करवाता है? वायु महाभूत करवाता है। अब अग्नि महाभूत के कारण उसमें रक्तमयता, मतलब जो ब्लडीनेस होता है ना, ब्लडी होता है जो, वो किसकी वजह से होता है? अग्नि महाभूत की वजह से। और जल की वजह से उसमें क्या आता है? लचीलापन। और पृथ्वी महाभूत की वजह से उसमें खनिज युक्त एवं कठोरता आती है। पृथ्वी महाभूत क्या करती है? कठोर करती है उसको, और उसमें क्या होता है? मिनरल आते हैं, किसकी वजह से? पृथ्वी महाभूत की वजह से। अब हम देखेंगे, हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने पहले देखा अस्थि का परिचय देखा, फिर हमने उसकी बेसिक निरुक्ति देखी। निरुक्ति में क्या लिखा था? अश्यते क्षिप्यते इति अस्थित। ठीक है, फिर हमने उसकी परिभाषा देखी, फिर हमने एक सुश्रुत का कोटेशन देख लिया था जिसको हम परिभाषा से कोरिलेट कर पा रहे थे। फिर हमने देखा अस्थि का निर्माण अकॉर्डिंग टू चरक और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ठीक है, फिर हमने देखा अस्थियां कैसी होती हैं स्वरूप में, और फिर हमने देख लिया पंचमहाभौतिकता अस्थियों की कैसी होती है। अब हम देखेंगे अस्थियों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब अस्थियों की संख्या, जो वेदवादी लोग हैं, वेदवादी मतलब चरक, काश्यप, भेल, भागवत, जो काया चिकित्सा संप्रदाय मतलब लोग थे, उन्होंने अस्थियों की संख्या क्या बताई? 360। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर खोला खाली तो करते नहीं थे, जैसे चरक थे चीरफाड़ी करते थे, तो उन्होंने खोला नहीं, ऊपर ऊपर से देख के बता दिया। इन्होंने कितनी बताई? 360। जब शल्य तंत्रवादी आए, उन्होंने थोड़ा डीप जाने की कोशिश की, तो सुश्रुत, सारंगधर, भाव प्रकाश, इन्होंने कितनी बताई? 300। जब आयुर्वेद विज्ञान लिखी गई उरब्र के द्वारा, तो उन्होंने और ज़्यादा उसको डीप में देखा, तो उन्होंने 246 अस्थियाँ बताई। ठीक है, और मॉडर्न कितनी बताता है? 206। ये याद कर लेना कि चरक के द्वारा 360, सुश्रुत ने 300, है ना, इतनी हड्डियाँ मानी हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, ये हमारा पूरा शरीर हो गया, है ना, हमारा पूरा शरीर है। ये 1 शाखा, 2 शाखा, 3 शाखा, 4 शाखा, चारों शाखाओं में टोटल कितनी हड्डियां बताई हैं उन्होंने? 128। मध्य शरीर में कितनी बताई हैं? 142। और सिर और ग्रीवा में कितनी बताई? 92। तो टोटल कितनी बताई? 360। और आचार्य सुश्रुत ने चारों शाखाओं में कितनी बताई? 120। मध्य शरीर में कितनी बताई? 117। और सिर और ग्रीवा में कितनी बताई हैं? 63। तो टोटल इन्होंने 300 बताई हैं। अब ये देखो इतना मतभेद आया कैसे कि यहाँ पे 360, यहाँ पे 300, यहाँ पे 246 और यहाँ पे 206। तो इतना मतभेद आया क्यों? तो अस्थियों की गणना में आयुर्वेद की संहिताओं को अलग अलग मत पाए जाते हैं। ऐसा होने पर भी अस्थियों की संख्या तथा शरीर में उनका अस्तित्व स्थिर ही होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अस्थियां तो तब भी है ना कि इनमें मतभेद हुआ, लेकिन अस्थियों की संख्या का अस्तित्व स्थिर ही है। मतलब है तो वो अस्थि ना, केवल उनकी गणना करने की पद्धतियां अलग अलग हैं। जैसे चरक जो हैं, उन्होंने चरक ने क्या किया कि जो भी कठिन हिस्से हैं शरीर के, जो भी कठिन अंग हैं, उनको क्या माना? अस्थि माना, है ना, चरक ने। तो इन्होंने जो भी कठिन हिस्से थे उनको अस्थि माना। तो इन्होंने बोल दिया कि जो नख है, नख मतलब नाखून, ये भी कठोर होते हैं। दांतो उलूखल
मतलब मसूड़े, इनको भी इन्होंने क्या बोला कि ये भी कठिन है। तरुण, तरुण अस्थियां, ठीक है, तरुण अस्थियों को भी इन्होंने क्या माना, ये भी अस्थि हैं क्योंकि कठिन है। और अर्बुद, अर्बुद मतलब ट्यूमर टाइप जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उनको भी इन्होंने अस्थियों में काउंट कर लिया। तो इन्होंने कितनी बता दी, 360 बता दी। लेकिन जब सुश्रुत आते हैं तो सुश्रुत ने थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया, उन्होंने बोला कि जो नख हैं और दांतों उलूखल हैं वो तुम्हारा अस्थियां नहीं है। तो इन्होंने इनको हटा के कितनी बोल दी, 300 बोल दी, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दंत और नख और दंत और उलूखल नहीं हो तो इनका अस्तित्व तब भी स्थिर ही रहेगा ना, अस्थियों में आए ना आए। और 206 कब बताया, मॉडर्न में अस्थियों के भेद एवं प्रकार। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अस्थियों के भेद कितने और प्रकार कितने। हमने देख लिया अस्थियों की संख्या कितनी है, 300, 360। 300 किसके अनुसार, सुश्रुत, और चरक के अनुसार 360। अब देखो इसको याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि जो ज़्यादा वाली हैं वो चरक की हैं। क्यों, क्योंकि चरक ने कभी बॉडी को अंदर से खोल के नहीं देखा, जो खोल के नहीं देखा तो वो कैसे जानेगा कितनी हड्डियाँ, ऐसे याद कर सकते हो ना। अब अस्थियों के भेद एवं प्रकार, अस्थियों के सुश्रुत ने 5 भेद माने हैं। कौन कौन से, कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलक, संज्ञानी। मतलब ये 5 प्रकार की उन्होंने अस्थियां मानी है। कपाल अस्थि, रुचक अस्थि, तरुण अस्थि, वलय अस्थि और नलय अस्थि, है ना। कपाल अस्थि को हम बोलते हैं फ्लैट बोन, रुचक अस्थि को हम बोलते हैं टीथ, तरुण अस्थि को बोलते हैं कार्टिलेज, वलय अस्थि को राउंड बोन्स और नलय अस्थि को लॉन्ग बोन्स बोलते हैं। तो कपाल अस्थि कौन सी है, देखिए यहाँ पे देख लो, तेसाम जानु नितंब सग नितंबांस गंड तालु शंख शिरसु कपालानी। तो इनमें जो जानु की, नितंब की, गंड की, तालु की और शंख और सिर प्रदेश की जो भी हड्डियां होती हैं उनको हम कपालस्थि बोलते हैं। तो ये कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं, विस्तृत, फैली हुई और चपटी होती हैं। तो इसीलिए तो हम बोल रहे थे फ्लैट बोन्स होती हैं। अब रुचक अस्थि, रुचक अस्थि मतलब टीथ, और ये कितनी होती है, दशानास्तु रुचकानी। दशानास्तु रुचकानी मतलब चमक व आकृति नमक से रवे समान। ये कैसी होती हैं, चमक व आकृति, इनकी जो चमक और आकृति होती है नमक के रवे के समान, नमक का जो दाना होता है ना वैसी होती है। और गणना दांतों में, इनकी गणना किस में कर ली गई है, दांतों में। तरुण अस्थि, कार्टिलेजेस, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजेस, जैसे घ्राण, कर्ण, ग्रीवा, अक्षि, कोशेषु, तरुणानी। और ये कौन कौन सी होती हैं, घ्राण की, घ्राण मतलब नाक की, कर्ण मतलब कान की, ग्रीवा गर्दन, अक्षि कोश, अक्षि कोश मतलब आँखों की। जो भी अस्थियाँ होती हैं उनको हम तरुण अस्थि बोलते हैं। अब वलय अस्थि, वलय अस्थि मतलब राउंड बोन, जो वलय आकार में, राउंड शेप में हो। तो पार्श्व, पृष्ठ, ओरसु वलयानी मतलब पार्श्व, पृष्ठ और उर की जो भी अस्थियाँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वलय अस्थि बोलते हैं। और शेषाणी नल का संज्ञानी, और जो बची जो भी होंगी वो सारी बोन कैसी होंगी, लॉन्ग बोन्स, उनको हम लंबी नली के आकार की बोलते हैं। नल है, नल मतलब लंबी बोन, है ना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अस्थि का महत्व। शरीर में हमने इतना पढ़ लिया कि अस्थि की संख्या कितनी है, अस्थि के प्रकार कितने हैं, अस्थि के भेद कौन कौन से हैं, अस्थि का तो अब लेकिन अस्थि का महत्व क्या है। तो शारीर स्थान के 5वें अध्याय में, मतलब शरीर व्याकरण, संख्या व्याकरण शरीर में बोलते हैं, ये हम पहले भी देख चुके थे कि ये कठिन होती हैं, है ना। तो जिस प्रकार वृक्ष अपने शरीर के अंतर्गत काष्ठ रूपी सार के सहारे से खड़ा रहता है, वैसे ही प्राणियों के देह भी अस्थि रूपी सार के सहारे ही धारण किए जाते हैं। इसीलिए प्राणियों की त्वचा, मांस तथा शरीर की अन्य अस्थिविहीन मृदु धातुएं देर से नष्ट होने पर भी अस्थियां नष्ट नहीं होती हैं, क्योंकि ये प्राणियों के शरीर में सार हैं। और प्राणियों में के शरीर में अस्थियों का आलंबन करने से सिराओं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसको कोई मतलब नहीं है। तो अस्थियों का महत्व क्या है, क्यों, क्योंकि ये पूरा शरीर को जो क्या करती हैं, धारण, जैसे लोहे की छड़ पर सीमेंट लगाकर खंभा बनाया जाता है, उसी प्रकार अस्थियों पर छड़ स्वरूप पूरा शरीर तैयार किया जाता है। बस इतना सा महत्व है। अब अस्थियों के कार्य क्या क्या है, देखो हमने पहले भी देख लिया था। अस्थियां क्या करती हैं, शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार तथा आकृति देती हैं। शरीर का भार संभालना किसका काम है, अस्थियों का काम है। वाह्य आघात से रक्षा, मतलब कोई भी हमको, जैसे हर्ट है, हर्ट आर प्रोटेक्टेड विद बोन, है ना। तो अगर
सीधा बोन नहीं होती तो सीधा किस पे आघात होता, हर्ट पे, तो हम क्या होते, मर जाते। लेकिन बाह्य आघातों से रक्षा कौन करता है, अस्थियां प्रोटेक्शन का काम करती हैं, मज्जा का धारण करती हैं। तो फैक्ट बात है, मज्जा जो लॉन्ग बोन होती हैं उनमें क्या होता है, बोन मैरो होता है, श्वसन क्रिया में सहायक होती हैं। क्यों, क्योंकि डायफ्राम जो है जब तक ऊपर नीचे नहीं होगा, रिब केज जो होगा उसको पूरा मतलब मूवमेंट नहीं मिलेगा, तो श्वसन क्रिया भी नहीं हो पाएगी। मांसपेशियों का आधार होती हैं। आहार ग्रहण करने के बाद स्वन उच्चारण, कौन सी, जो नेक की बोन होती हैं वो क्या करती हैं, आहार ग्रहण और स्वर उच्चारण में काम में होती हैं। और शब्द के संवहन, शब्दों को भी मतलब सुनने में, मतलब ईयर की जो बोन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं ईयर की बोन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बताओ कितनी होती हैं, एक ईयर में 3 बोन होती हैं, कौन कौन सी, स्टीप, स्टीप्स, मेलस और इंकस। ठीक है, स्टीप्स, मेलस और इंकस शब्द का संबंध करने में। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा ये मैंने दे रखा है कि अस्थि एंड देयर संख्या अकॉर्डिंग टू चरक। तो दंत को भी माना, दंत उल्खल को भी माना, नक को भी मान लिया है। तो इन सब को मान के इन्होंने कितना बता दिया लास्ट में, 360। एक बार देख लेना सबके नाम, कोई ज़रूरत है नहीं। अब यहीं पे सुश्रुत ने क्या, दंत को, दंत उल्खल और नक को नहीं माना, तो इन्होंने कितनी बता दी, 300 बता दी। ठीक, चलो अब लास्ट पॉइंट, शारीर स्थान में गर्भ व्याकरण शारीर में लिखता है सुश्रुत, है ना। तृतीयो मेदोधरा, मेदो ही सर्वभूतानाम, उदर अस्थ, उदर अस्थम अंडस्थसु च महस्तु च मज्जा भवती। मतलब जो छोटी अस्थि होती हैं उनमें किसका स्थान होता है, मेद का, और जो बड़ी अस्थि होती है वो किसका धारण करती है, मज्जा का। तो ये अभी तो हम ऊपर पढ़ ही रहे थे। अब अस्थि में कितने मर्म होते हैं, तो 8 मर्म होते हैं। कौन कौन से, कटिक तरुण, नितंब, अंश फलक और शंख। ये सब कितने होते हैं, संख्या में 2 2 होते हैं, तो इसलिए हमने 8 बोल दिया।